नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी बुरा दिन था मार्केट के लिए, काफ़ी करेक्ट हुआ, काफ़ी क्रैश हुआ मार्केट आज काफ़ी ख़राब दिन था। ऐसे ख़राब दिनों को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। मुझे लगता है कि सो इफ़ यूर अ ट्रेडर देन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी अगले 1-2 हफ्ते के लिए। आप थोड़ा ट्रेडिंग करने से परहेज़ करते, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट्स। बट इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर देन यू नो दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दीज काइंड ऑफ डेज शुड नॉट बी वेस्टेड अवे, राइट। तो मुझे अच्छा याद है 2 हफ्ते पहले जब बजट के दिन अच्छा मार्केट टूटा था तब मैंने कुछ अपने पोर्टफोलियो में बाइंग की थी, एंड इस वीक में भी मैंने अपने पोर्टफोलियो में अच्छी बाइंग की है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू शुड नॉट मिस आउट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दीज। आपको पता नहीं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको फिर कब मिलेंगे, मे बी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है, राइट। सो यू कैन एक्सेस माई पोर्टफोलियो इफ यू वांट। I've given a lot of commentary on the names which I've added in my portfolio. You can access my portfolio. It's there on the channel. You can take the membership channel, right? So there are 4 stocks that we are going to discuss today. 2 stocks थोड़े safe stocks है, 2 stocks थोड़े ambitious stocks है, but चारों companies जो है वो काफ़ी high growth strong companies है जिनमें काफ़ी अच्छे tailwinds है। तो first company that we discuss is Kirloskar Oil Engines, 20,000 crore का market capitalization है, mid cap company है। If you look at the stock price over here, it's been going up in the last 6 months. Sales growth, profit growth थोड़ा average टाइप्स लगता है, राइट। तो 17% का सेल्स ग्रोथ दिखा है पिछले 1 साल का, एवरेज है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 12% का है, काफ़ी एवरेज लग रहा है। बट यू नो द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी इज़ नॉट अ एवरेज हीरो प्रोडक्ट। तो इस कंपनी का जो हीरो प्रोडक्ट है वो जनरेटर्स है, जेनसेट्स बनाती है। जेनसेट्स आर मिनी पावर प्लांट्स विच पावर योर डेटा सेंटर्स। तो इसमें जो टेलविंड लगा है वो डेटा सेंटर्स का टेलविंड लगा है। सो दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स हाई हॉर्स पावर जेनसेट्स। तो ये जेनसेट्स का फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है। तो दिस कंपनी इज इनटू जेनसेट्स मैन्युफैक्चरिंग। एंड ये कूलर्स, जो प्रिसिशन रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है डेटा सेंटर्स में, कूलर्स की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को ठंडा रखने के लिए, वो भी ये कंपनी बनाती है। एंड देन देर आर अदर फायर फाइटिंग सिस्टम्स टू सप्रेस फायर्स। दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू डेटा सेंटर्स और जीसीसीज, बट जनरली जो अभी भी कंपनीज़ के आप बिल्डिंग्स देखते हो तो आपको फायर फाइटिंग सोल्यूशन सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी वो भी सप्लाई करती है, राइट। तो हाइएस्ट ग्रोथ इन HHP, द हाई हॉर्स पावर सेगमेंट में इस कंपनी ने 235% का ग्रोथ देखा। तो इसका एक डायरेक्ट कंपटीटर, थोड़ा डायरेक्ट तो नहीं बोल, मतलब कंपटीटर फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इसका कमिंस है, बट कमिंस बहुत ज़बरदस्त है। उनके पास जो सर्टिफिकेशंस है वो बहुत सॉलिड है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है कमिंस के पास। तो इफ़ यू लुक इट कमिंस का स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जिसको मैंने अक्टूबर में डिस्कस किया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट, बट कमिंस इज अ कंपिटिटर टू दिस कंपनी स्पेशली फ्रॉम द प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बट फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ये कंपनी उसके सामने काफ़ी छोटी है। इसके पास उतने सर्टिफिकेशंस नहीं है, उतने इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं है, उतना रेपुटेशन नहीं है। तो ये कंपनी वो सब चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। तो डेटा सेंटर्स इज द एंड इंडस्ट्री एज वी डिस्कस्ड। रिन्यूएबल्स इंडस्ट्रियल्स में इनके सॉल्यूशंस रखते हैं। These are the clients that this company has. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा एक्सपैंड होकर 18% हुआ है। थोड़ा डेट है बैलेंस शीट पे, तो 1.6 का डेट है। पी जो है इट्स 37, तो थोड़ा सस्ता है कमेंट से। इट्स अ गुड कंपनी, यू कैन डू अ लेवल 2 एनालिसिस फॉर किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। द सेकंड कंपनी इज अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक 3,60,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मुझे लगता है कि निफ्टी 50 में ना सबसे अंडररेटेड जो कंपनी है वो अल्ट्राटेक है। मतलब अल्ट्राटेक लोग सुन के नाम ना सोचते हैं कि यार ये तो क्या बता दिया, बट इस कंपनी का इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखो। 17% का सेल्स ग्रोथ है, 31% का प्रॉफिट ग्रोथ है, इसका ROE 9% का है। फिर नॉमिनल रिजल्ट दिया है Q3 में, तो क्या वॉल्यूम ग्रोथ दिया है Q3 में, राइट। तो जो सीमेंट बिजनेस होता है ना वो इट्स जस्ट अ वॉल्यूम बिजनेस एंड इट्स अ कॉस्ट बिजनेस। मतलब सीमेंट का आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते। पर केजी सीमेंट हमको 7 रुपये 7.5 रुपये में मिलता है, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इट्स अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट, राइट। दूसरा आप नहीं कर सकते हो, वॉल्यूम भी थोड़ा इलास्टिक ही होता है। मतलब ओवरनाइट या 6 महीने में कुछ ऐसा वॉल्यूम 100-150 मिलियन कैपेसिटी नहीं लगती है। तो आप जो भी कर सकते हो वो कॉस्ट पे कर सकते हो। तो तेरा 3 मेजर कॉस्ट सेंटर्स, एक तो जो लाइमस्टोन के क्वारीज होते हैं, राइट। लाइमस्टोन जो होता है उससे क्लिंकर बनाया जाता है और क्लिंकर से सीमेंट बनाया जाता है। तो वो लाइमस्टोन के क्वारीज जो होते हैं वो कुछ छोटे छोटे कंपनीज के पास, जिनके पास है, जैसे इंडिया सीमेंट, केशुराम, ये सारे सीमेंट कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं बड़े कंपनीज, अंबुजा सीमेंट जैसी, अदानी जैसी कंपनी या फिर अल्ट्राटेक जैसी कंपनी। तो ये मोट बनते जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑक्शंस और लीजिंग शुरू कर दिया है। जैसे स्टील में अगर आप देखोगे तो आयरन ओर के माइंस ऑक्शन होते हैं, उनके लीज होते हैं। उसी प्रकार फॉर एग्जांपल
JSW लीजिंग करने में बहुत मुश्किल फेस करता है एज कम्पेयर टू टाटा स्टील। उसी प्रकार सीमेंट में अल्ट्राटेक जो है, जो भी एक्विजिशन की है केशोराम का या फिर इंडिया सीमेंट का, एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन है कि क्वारीज जो होते हैं लाइमस्टोन के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लाइमस्टोन क्वारीज रॉ मटेरियल जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेंटर है, उस पर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेंटर जो होता है पावर, मतलब आप सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू नीड टू हैव पावर, यू नीड टू हैव फ्यूल। तो ये कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी को 41% से 60% अपना पावर मिक्स में चेंजेस कर रही है। अगर आप डालमिया भारत जैसे कंपनीज के कॉन कॉल सुनोगे या फिर जेके सीमेंट या श्री सीमेंट के, तो काफ़ी ठीक, मतलब आपको ठीक नहीं लगेगा वो कॉन कॉल सुन के एज कम्पेयर टू, या फिर उनके जो मैनेजमेंट की गाइडेंस सुन के आपको ठीक नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू व्हाट यू हियर फ्रॉम अल्ट्राटेक एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 years। तो अल्ट्राटेक इज़ अ वेरी गुड कंपनी, काफ़ी इसका स्टॉक प्राइस भी पिछले 1 साल में ऊपर गया है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेंटर भूल गया मैं, थर्ड इंपॉर्टेंट कॉल सेंटर बोल रहा हूँ, कॉस्ट सेंटर इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि क्वारीज जो है वो कुछ रीजन्स में होते हैं, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन मिलता है, तमिलनाडु में, आंध्रा में बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन मिलता है। अभी ये माल लेके आपको वेस्ट बंगाल जाना है या फिर दिल्ली जाना है, तो आपको फ्रेट कॉस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेंटर है। तो ये सारी चीज़ों पे कंपनी काम कर रही है, राइट। प्राइसेस ऑफ सीमेंट हैव बीन बिट सबड्यूड इन द लास्ट 6 months, तो प्राइस रिकवरी दिखेगी। इंडिया सेगमेंट का अच्छे से इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एबिटा पर टन नॉर्मली सीमेंट कंपनी या फिर अल्ट्राटेक का एबिटा पर टन 1100 तक है, 1100 रुपीज़ तक है। इंडिया सीमेंट का कुछ 450 रुपीज़ है जितना मुझे याद है। तो दिस दे वांट टू काइंड ऑफ इंक्रीज टू 1100, राइट। दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेडीमेड सीमेंट होता है, मतलब जो सीमेंट आप जो बोलते हैं ना दीवारों में लगता है या फिर कंस्ट्रक्शन के वक्त लगता है, तो उसके अंदर थोड़ा ग्रेवल होता है। ग्रेवल मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं और थोड़ी मिट्टी होती है, तो उसको रेडीमेड सीमेंट बोलते हैं। रेडीमेड सीमेंट थोड़ा महंगा होता है एज कम्पेयर टू ग्रे सीमेंट। जो ग्रे सीमेंट होता है जो ये कंपनीज बनाते हैं, जो एकदम बेस प्रोडक्ट होता है। तो रेडीमेड सीमेंट का इनका वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, थोड़ा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जिसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सही है। तो अल्ट्राटेक कंपनी जो है, बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत मुझे लगता है कि एक सही कंपनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कोई कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ढूंढता है लार्ज कैप्स में, देन दिस इज वन कंपनी विच वी नीड टू लुक। अब 2 बैंक्स लेते हैं। ये 2 बैंक्स जो है, एक तो जो DCB बैंक है, ये थोड़ी छोटी सी बैंक है एंड ये काफ़ी एग्रेसिव बैंक है। एंड देन वील कंपेयर एक्चुअली दीज 2 बैंक्स। फेडरल बैंक करीबन 70,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन की, एकदम सेफ सिक्योर्ड, जो AAA कॉर्पोरेट लोगों को जो लोन देती है वो बैंक है, जो अभी चेंज कर रही है अपने आप को, मतलब थोड़ा ना एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रही है। तो एक तरह से दोनों ये बैंक्स में अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस इनके काफ़ी ऊपर गए हैं। दोनों अच्छे बैंक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। DCB थोड़ी एग्रेसिव है, फेडरल बैंक थोड़ी एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रही है। फेडरल बैंक एक बड़े बेस से ग्रो करने की कोशिश कर रही है, DCB जो है एक छोटे बेस से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। तो थोड़ा आप जब बैंक से NBFCs एनालाइज करते हो तो 2-3 पैरामीटर्स, यहाँ पे 4 पैरामीटर्स मैंने मेंशन किए, उस पर आपको एनालिसिस करना होता है। एक तो लायबिलिटी प्रोफाइल होता है, मतलब बैंकिंग इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस, कितने सस्ते में आप पैसा उठा रहे हो, जितने सस्ते में आप पैसा उठाओगे उतने सस्ते में आप माल बेच पाओगे, उतने सस्ते में आप लेंड कर पाओगे। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कासा फ्रेंचाइजी होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, जो सबसे मुश्किल चीज़ बैंकिंग का होता है वो है कासा फ्रेंचाइजी बनाना। लोन देना तो सबसे आसान काम है, दूसरा एक मुश्किल काम होता है लोन रिकवर करना। बट to start, when you're starting out a bank, the most difficult thing is to build a CASA franchisee. तो liability profile companies का देखना बहुत important है। Second is asset quality, आपने लोन दे दिया, रिकवर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा ओपेक्स कॉस्ट, कैसे कर रहे हो, ब्रांच बैंकिंग के थ्रू आगे लेके जा रहे हो, डिजिटल बैंकिंग कर रहे हो, DSA जो कमीशंस होते हैं, मिस सेलिंग करते हैं, आजकल बहुत सारे रेगुलेशंस निकल रहे हैं, तो कमीशंस क्या दे रहे हो अपने एजेंट्स को, ऑर्गेनिकली कितना ग्रो कर रहे हो, तो ओपेक्स कॉस्ट टू इनकम में दिखता है। एंड ऑब्वियसली ग्रोथ जो होता है, आपका लोन बुक ग्रोथ क्या है, डिपॉजिट ग्रोथ क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इतना है तो कितना यील्ड पे आप दे रहे हो माल, कितना यील्ड पे आप कितने इंटरेस्ट रेट्स पे आप लोन दे रहे हो। यील्ड इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट्स, आप कितने इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दे रहे हो। तो थोड़े 2 कंपनीज को एनालाइज कर लेते हो। तो DCB बैंक मैंने कहा कि जैसे एक छोटे बेस से आ रही है, इसका लोन बुक ग्रोथ देखोगे तो आप 18% है एंड डिपॉजिट ग्रोथ 19% है, पैट 22% है। तो ये सब डबल डिजिट्स, हायर डबल डिजिट्स में। फेडरल बैंक का थोड़ा कम है, 11% का लोन बुक ग्रोथ है, डिपॉजिट इज 12% एंड पैट ग्रोथ 9%, थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे चलती है फेडरल बैंक, राइट। DCB बैंक अगर आप देखोगे तो थोड़ा जो हाई
हाई ईल्डिंग सेगमेंट्स को लोन देती है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जैसे फेडरल बैंक सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स को लोन देती है, ये लोग थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं और थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है इस बिजनेस में, तो ये इनका एक ग्रुप है, एक सेगमेंट है। सेकंड है स्मॉल बिजनेस लोन्स, राइट, स्मॉल बिजनेस करीबन टिकट साइज 30-35 लाख का होता है, उनको लोन देते हैं। फेडरल बैंक का हिस्ट्री है कि AAA रेटेड कॉर्पोरेट प्लेयर्स को लोन देती थी, अब ये AAA से AA या सिंगल A हो चुका है, बट ये गोल्ड, स्मॉल बिजनेसेस और क्रेडिट कार्ड्स को भी लोन देके थोड़ा अपना पेस ज़्यादा करने की कोशिश कर रही है, जो उनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। व्हाट दे वांट टू स्टे अवे इज दिस बैंक, DCB वांट्स टू स्टे अवे फ्रॉम SME, थोड़ा जो बड़े कॉर्पोरेट तो नहीं कहूँगा, बड़े बिजनेस लोन्स होते हैं 1 करोड़ के, 1.25 करोड़ के, वो नहीं देना चाहते। सिमिलरली ये कंपनी भी, फेडरल बैंक भी MFI से थोड़ा दूर रहना चाहती है, एंड जो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको लोन देना नहीं चाहती है, क्योंकि यार वहाँ पे यील्ड्स बहुत 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 कम देना पड़ता है, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं होती, वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ दिखता है। इफ़ यू लुक एट फी इनकम दैट इज इंक्रीजिंग फॉर DCB बैंक, दोनों के निम्स आपको सेम दिखेंगे, राइट, 3.18 एंड 3.27, तो ग्रोथ पैरामीटर्स पे DCB is growing faster than Federal Bank. It is a smaller company, it is a more aggressive company, so DCB is one company which is good on the growth side. Federal is also good, right? Next is OPEX, दोनों का OPEX कॉस्ट कम हो रहा है, जो भी डिजिटाइजेशन करना है दोनों कर रहे हैं। तीसरा, अगर आप देखोगे एसेट क्वालिटी में एक स्टार्क डिफरेंस है, DCB का 2.72 है एंड एसेट क्वालिटी ऑफ फेडरल बैंक इज 1.72। एसेट क्वालिटी का मतलब है यहाँ पे ग्रॉस NPAs, सो एसेट क्वालिटी ऑफ फेडरल बैंक इज बेटर देन DCB, आई मीन लोअर द GNPA, बेटर द एसेट क्वालिटी, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जो लोन दे रहे हैं वो लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योर्ड लोन बुक होता है, काफ़ी लेस रिस्की लोन बुक होता है, तो एसेट क्वालिटी पे विदाउट एनी डाउट फेडरल बैंक इज अ बेटर बैंक, बट यू नो द कस्टमर सेगमेंट इज नॉट गिविंग इट दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ विच अ DCB इज गिविंग। कासा फ्रेंचाइज भी अगर आप फेडरल की देखोगे तो सैलरीड वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके कासा फ्रेंचाइजी होती है, तो कासा का थोड़ा बेसिक चीज़ है, का जो होता है वो करंट अकाउंट होता है जिसपे आपको 0% डिपॉजिट रेट मिलता है, सा जो होता है जो हम सबका होता है सेविंग्स अकाउंट जिसपे 3.5 to 5% का मिलता है, एंड टर्म डिपॉजिट्स जो होते हैं जो FDs करते हैं हम करीबन 7 to 9% डिपेंडिंग ऑन द बैंक। फेडरल बैंक का कासा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को केटर करते हैं, DCB का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट दीज टू बैंक्स। अगर आप ROE देखोगे 11% है DCB का, दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 13.5, मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ मैनेजमेंट दैट दे हैव दे विल अचीव इट विद अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 18 to 20%। द प्राइस टू बुक ऑफ DCB इज ऑलमोस्ट नथिंग, एक से कम का प्राइस टू बुक है इसमें, बहुत अंडरवैल्यूड है ये कंपनी। द स्ट्रैटेजी टू ग्रो फॉर फेडरल बैंक इज मीडियम यील्डिंग विच इज लाइक गोल्ड वगैरह, स्मॉल बिजनेस के लोन्स देना। द ROE इज अराउंड 12, मार्जिनली बेटर देन फेडरल बैंक, मार्जिनली बेटर देन DCB, और इसका ROA भी बेटर है DCB से, बट इसका प्राइस to book 1.9 है तो थोड़ा महंगा है। So this was about these 4 companies. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.